हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 500 प्रश्नों की जीएस श्रृंखला का तीसरा क्लास। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? फर्स्ट पहला दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड और डी दक्षिण अफ्रीका। तो सबको पता है कि जो आईसीसी T20 मतलब आईसीसी का जो ओडीआई का वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भारत में हुआ था। ठीक, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया जीता था। किसको हरा करके? भारत को हरा करके जीता था। ठीक, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है अब तक जो है कितनी बार विश्व कप जीत चुके हैं? तो यह जो है छठवीं बार जीती है। ठीक है ना, छठवीं बार जीती है। इंडिया को उसी बार कितने बार जीत चुका है अभी तक? इंडिया जो है 2 बार जीता है। इंडिया कब कितनी बार जीता है? तो इंडिया केवल 2 बार जीता हुआ है। एक कब कब 1982 और 2012 2011। ठीक, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। अभी हाल फिलहाल में जो है साउथ अफ्रीका को हरा करके भारत ने अपना आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीता है ना, T20 वाला विश्व कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। अच्छा, उसका होस्ट कंट्री कौन था? वेस्ट इंडीज और यूएसए। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी मेघालय दिया हुआ है। तो ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच। ठीक, ये संपन्न कहाँ हुई थी? तो उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में। ठीक है ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया है? ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो किसने स्टार्ट किया है @75 डेज? तो ये स्टार्ट किया है बिहार ने। ठीक, इसके तहत पुलिस एफआईआर दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। ठीक, इसीलिए इसका नाम क्या है? 75 दिनों में ही क्या करनी है? इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है एफआईआर होने के। इसीलिए इसका क्या नाम है कि मिशन कौन सा रखा गया है? इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। ठीक, तो इसने कहाँ पे? बिहार में। अगला क्वेश्चन। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल प्रेजेंट्स में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए दिया है प्रवीणा अंजना, ऑप्शन बी अंजना राव, ऑप्शन सी ज्योति राव और ऑप्शन डी दिया है श्वेता मिश्रा। तो इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा? इसका ऑप्शन जो है ए वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? ये तो सबको पता होगा। ठीक, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 17। तो कितने मंडल हैं? 18। ठीक, मंडल 18 है। अगर वही पूछ दे कि नगर निगम कितने हैं, तो नगर निगम कितने हैं? 17। ठीक, अच्छा, 17वां नगर निगम कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, जब से ये 17वां नगर निगम बना है तब से बहुत बार पूछा गया है। तो ये कौन सा है? शाहजहांपुर। ठीक, कब बना था? 2018 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गोरखपुर, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर और ऑप्शन सी आजमगढ़ और ऑप्शन डी गोंडा। तो सबको पता है कि काला नमक चावल जो है ये महोत्सव भी मनाया जाता है, ये सिद्धार्थनगर है। ठीक है ना,
काला नमक चावल, और इसको जीआई टैग भी मिला है, ये जीआई टैग भी इसको मिला है। ठीक। अच्छा, जो यूपी जो है पूरे भारत में जीआई टैग पाने में सबसे प्रथम स्थान पे है। ठीक। 75 प्रोडक्ट्स को जो है जीआई टैग मिल चुका है, जबकि सेकेंड स्थान पे कौन है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितने? 58 प्रोडक्ट्स को क्या है वहाँ पे जीआई टैग मिला हुआ है, जबकि यूपी के 75 प्रोडक्ट्स को। अभी हाल फिलहाल में ही 6 प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग दिया गया है। ठीक। जिसमें से बनारस की जो है काशी की तिरंगा बर्फी। ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तिरंगा बर्फी को क्या मिला है? जीआई टैग मिला अभी हाल फिलहाल में। और एक कौन सा है जिसको जीआई टैग मिला है? मथुरा का जो साजी क्राफ्ट है। ठीक। ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। काशी की, बनारस की कौन सी? तिरंगा बर्फी, और माझी क्राफ्ट कहाँ का? मथुरा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? ए अयोध्या, बी आगरा, सी वाराणसी, डी बरेली। तो कहाँ पे है भारत माता मंदिर? ठीक, वाराणसी में है। ठीक। अच्छा, ये वाराणसी में है लेकिन है कहाँ पे, ये किसी को पता है? चलो बता दे रहा हूँ। यह वाराणसी के जो है काशी विद्यापीठ जो है, काशी विद्यापीठ जो है, ठीक, उसी के प्रांगण में बना हुआ जो है एक 3D पेंटिंग है। ठीक है ना, 3D मतलब बनाया हुआ संगमरमर का है, जो है भारत का जो मैप है, ठीक ना, वो भी अखंड वाला, जो अखंड भारत का जो मैप बना हुआ है, ठीक, वो वाला है। 3D मानचित्र है उसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 45वां पर। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? यमुना एक्सप्रेसवे। ऑप्शन ए दिया हुआ है आगरा और लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा और इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा और नोएडा, और ऑप्शन डी आगरा और बरेली। तो किसके किसके बीच है यमुना एक्सप्रेसवे? तो वो कहाँ से कहाँ तक है? आगरा से नोएडा। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। काली मिट्टी के बर्तन, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ से थे? ये तो खुर्जा है ना, खुर्जा से ये शायद। चलो पहले इसमें का जो मिलाते हैं। ठीक। पीतल शिल्पकृत, ये मुरादाबाद से है। ठीक। शीशा फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ से बनते हैं? ये चीनी मिट्टी के बर्तन जो है खुर्जा के लिए फेमस है। ठीक, ये याद रखना, चीनी मिट्टी खुर्जा। और काली मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो निजामाबाद। ठीक, निजामाबाद। चलते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहेगा? पहले का चौथा, ठीक, और दूसरे का दूसरा, और तीसरे का पहला, और डी का तीसरा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदयश्री था? अच्छा, जिसका महोदयश्री है उसी का ही नाम क्या है? कान्यकुब्ज भी है। ठीक, इसको इत्र नगरी भी बोलते हैं। ठीक, और पूर्व का ग्रासलैंड। शायद यहीं से अखिलेश यादव इस साल सांसद भी है ना, यहीं से सांसद बनने हैं शायद। तो कौन सा होगा? कन्नौज। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? महोदयश्री, कान्यकुब्ज, ठीक, इत्र नगरी, पूर्व का ग्रासलैंड। अगर ये पांचों में से कुछ भी पूछ दे, ठीक है ना, चारों में से कुछ भी पूछ दे, तो सीधा ऑप्शन कौन सा मारना है हमको? कन्नौज। ठीक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की खालिस्तान शैली का एक उदाहरण है। ए द्रविड़, बी बेसर, सी नागर, डी होयसाला। तो खजुराहो का जो मंदिर है उसकी वास्तुकला क्या है? वो कौन सी शैली में बना है?
तो नागर शैली में। अच्छा, नागर शैली ये किस क्षेत्र में है? तो ये जो पूर्वी जो उत्तर का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, उत्तर का, जैसे उत्तर भारत का जो क्षेत्र है उसमें नागर, और द्रविड़ में मतलब दक्षिण का जो पार्ट है, ठीक, उसमें द्रविड़ियन शैली में बनी हुई है सारी मंदिरें, ठीक। अच्छा, बेसर, बेसर जो है इन दोनों के मध्य जो है, ठीक ना, जो क्षेत्र आता है उत्तर भारत और मतलब दक्षिण भारत के मध्य में जो क्षेत्र आता है, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक, महाराष्ट्र के ऊपर तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स जो हैं इसमें, ठीक, कर्नाटका के कुछ पार्ट्स जो हैं वहाँ पे बेसर शैली में बने हुए हैं, ठीक। अच्छा, बेसर शैली होते क्या है? ये द्रविड़ और नागर शैली के मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना, उस कैटेगरी में दोनों का मिक्स करके ही बनाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? बेसर। अच्छा, ओइसाल मंदिर ये कहाँ पे है? ओइसाल मंदिर कहाँ है? ये कर्नाटका में है ना, शायद, शायद कर्नाटका में है, एक बार देख लेना आप लोग। अच्छा, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर के बारे में, खजुराहो मंदिर है कहाँ पे? ठीक, ये छतरपुर में है ना, छतरपुर, छत्तीसगढ़ में, छतरपुर के, छत्तीसगढ़ के छतरपुर जिले में है। इसको बनवाया किसने था? चंदेल शासकों ने बनवाया था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्तता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जैव विविधता प्राधिकरण, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ठीक, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे आसपास में जितने भी चीज़ है, जीव जंतु, मनुष्य, ठीक, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ अलग है, आगे चल के कुछ अलग मिलेगा। जैव में जो विविधता आती है उसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता। तो ये कब आया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। अच्छा, जैव विविधता दिवस अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, 22 मई को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य, ठीक, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उसमें से बताओ इसमें कौन सा जो है इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं है? वो ए दिया हुआ है भांगड़ा, बी मणिपुरी, सी भरतनाट्यम और डी कथक। तो इसमें कौन सा जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो वो कौन सा है? भांगड़ा नहीं है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है और कथक है। असम का एक है, असम का कौन सा है? सतरिया है ना, सतरिया। उड़ीसा का ओडिया हो गया, ठीक। केरल का मोहनी अट्टम, अट्टम हो गया, और फिर उसके बाद कथकली। और एक कौन सा है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है ना, कुचिपुड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक हो गया ना, 8 हो गया। भरतनाट्यम ये का किस क्षेत्र से? तमिलनाडु से, मणिपुर से मणिपुरी, उत्तर प्रदेश से कथक, असम से सतरिया, उड़ीसा से उड़िया, केरल से मोहिनीअट्टम और कथकली, और आंध्र प्रदेश से कौन सा है? आंध्र प्रदेश से आपका कुचिपुड़ी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा नहीं है? तो भांगड़ा। भांगड़ा किस क्षेत्र से है? तो भांगड़ा सभी को पता है, पंजाब, ठीक है ना, पंजाब में भांगड़ा होता है ना। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये तो सबको पता होगा, ठीक, इसमें कुछ बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब देख लेते हैं कि और क्या क्या। अच्छा, क्या पिछली क्लास में मैं बताया था कि ये कहाँ की मुद्रा है? म्यांमार, ठीक। युआन ये भी बताया था, चीन, ठीक। ये बच गया है नोंगट्रुम, तो ये कहाँ का है? ये भूटान का है, ठीक। अगला क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी राजमार्ग विकास, ऑप्शन सी डिजिटलाइजेशन, और डी दिया है स्वच्छता। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है भारत में टीकाकरण को प्रमोट किया गया है, ठीक ना। अच्छा, ये लाया क्या गया था? ये मिशन कब आया था? तो 2014 में जब सरकार आई थी, ठीक, उसी टाइम 25 दिसंबर को।
25 दिसंबर 2014 को यह लाया गया था टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो किस दिवस के दिन? ए गणतंत्र दिवस, बी स्वतंत्रता दिवस, सी गांधी जयंती, डी भारतीय वायुसेना दिवस। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया था? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है शायद ना। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? और इसको तो सबको पता है, 2 अक्टूबर। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और यह 26 जनवरी। तो ये कब दिया जाता है? परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, तो ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है गणतंत्रता दिवस के अवसर पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से खालिस्तान द्वारा अलग होता है, तो श्रीलंका जो है किससे अलग होता है? तो श्रीलंका किससे अलग होता है? तो पाक जल संधि। एक यही जो है जो इंडियन ओशन का है, ठीक ना, पाक जल संधि। बाकी सब तो बाहर से ही है। पनामा जल संधि ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करता है। जिब्राल्टर, ठीक, स्पेन मोरक्को के बीच, ये कहाँ है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक से ना, अटलांटिक सागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ता है ना। और स्पेन मोरक्को जो है ऊपर नीचे है। पनामा जल संधि, ये पता है, जब ये जो है ये कृत्रिम है। पनामा जल संधि जो है इसको बनाया गया है। यह है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में, जो मैक्सिको जो है, मैक्सिको के नीचे वाला जो पार्ट्स होता है वहाँ पे है। अच्छा, कारा स्थल संधि कहाँ है? तो ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये रसिया में जो है, ठीक ना, रसिया में यह लोकेटेड है। रसिया में यह। अगला क्वेश्चन, ठीक, तो इसका क्या होगा? भारत पाक को अलग करती है कौन सी? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का तो फुल फॉर्म सबको पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन आईएन का फुल फॉर्म इसमें दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन नोट, इसमें लिखा है आइडेंटिफिकेशन नंबर, और इसमें क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन नंबर और इनकम नंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सा सही है इसमें? इसमें कौन सा सही है? तो यह क्या है? एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है ना। ये 15 अंकों का होता है, 15 अंकों का। ये क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं, लेकिन आप लोग जानते रहोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये 15 अंकों का होता है, ठीक, जीएसटी का। इसी को जीएसटी नंबर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सबको पता है 1935 में यह बना हुआ था, 1 अप्रैल 1935, ठीक, मूर्ख दिवस के दिन 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक जो बना हुआ था, ठीक, 3 बैंकों से मिल करके, नहीं, इंपीरियल बैंक का नाम चेंज करके हुआ था ना, इंपीरियल, नहीं याद नहीं आ रहा है मुझको, लेकिन जो है 1 अप्रैल 1935 में यह बना हुआ था, 1935 में, ठीक। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो यह हुआ था 1949 में, ठीक, 1 जनवरी 1949 में। राष्ट्रीयकरण होगा कब? जब सत्ता अपने अधीन आएगी तब। 1935 में तो यह सत्ता अंग्रेजों के पास थी, ठीक। 1947 में हमारे पास आई, तब जाकर के हमने क्या किया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। 1927 क्यों फेमस है? किसी के बाद 1928 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन वापस आया था ना, साइमन कमीशन आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वेज नहर किसको जोड़ती है? काला सागर तथा लाल सागर, काला सागर तथा भूमध्य सागर, लाल सागर तथा भूमध्य सागर, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा, स्वेज नहर है कहाँ पे? मिस्र में ना, है, मिस्र में है। तो यहाँ पे कौन सा है? लाल सागर है ना, लाल सागर है, ठीक, जिसके आगे जो है बाब अल मंडेब पड़ता है ना, बाब अल मंडेब की खाड़ी पड़ती है, ऐसे करके जो है यहाँ पे
संधि जो है ये वाला यहाँ पे ही रुक जाता है, तो यहाँ से जो है एक नहर बनाई गई है जिसमें यह भूमध्य सागर में खुलता है। ठीक, वही सुएज नहर है। तो लाल सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर से। कौन सा नहर है? लाल सागर और भूमध्य सागर, सी। ठीक, काला सागर कहाँ है? तो ये जो है ईरान के पास जो है, ईरान और सऊदीया के पास जो है, बहरीन, कुवैत, जो भी मतलब ये देश जो है यह रेड सी में ही पड़ते हैं। अरे मतलब काला सागर में नहीं, ब्लैक सी अलग है ना, ये मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा 1 मिनट, मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा। ब्लैक सी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना, ये ब्लैक सी अलग है, ये लाल सागर ही है, ठीक है ना। ब्लैक सी शायद आपके पड़ता है जर्मनी वर्मनी के पास पड़ता है शायद, काला सागर मिस्टेक हो गया। गलती हो गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था? ठीक, सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में ही हुआ था। तो हरित क्रांति, इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है ना, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी हुई थी उसमें? गेहूं में हुई थी। गेहूं और चावल दोनों में हुई थी, लेकिन जब भी अधिकतम की बात पूछ दे तो किस पे टिक लगाना है हमको? गेहूं में सबसे ज़्यादा। ठीक, अच्छा इसके प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? यूपी का पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा और पंजाब, जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? बॉक्साइट, लोहरदगा, मैग्नीज, बैलाडीला, अब्रक, तालचेर, लौह-अयस्क, कोडरमा। तो इसमें कौन सा सही है? कौन सा सही होगा इसमें? ये वाला। ठीक, कौन सा वाला? अच्छा एक सुमेलित सही है, सही है बोला है ना, तो सही है के लिए, अच्छा ये मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं ये गलत के लिए लिख रहा था। अच्छा इसमें सही कौन सा है? तो वो है आपका पहला वाला। ठीक है ना, बॉक्साइट का, लोहरदगा, और ये पड़ता कहाँ है? ये झारखंड में पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो लिखा है बैलाडीला, ये इसमें का क्या पाया जाता है? लौह-अयस्क। मैं ऊपर से देखा तो मुझको दूसरा वाला ऐसे ही लगा कि अरे बैलाडीला में तो लौह-अयस्क है, तो मैग्नीज कहाँ से है, तो मैं उस पर ही मार दिया था। लेकिन जब नीचे देखा तो वो भी गलत दिख रहा है, तो समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन पढ़ने में जो है वो गलती हो गई थी। ठीक, तालचेर में क्या है? तालचेर में कोयला, ठीक है ना। तालचेर पड़ता कहाँ है? ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है ना, उड़ीसा में। अच्छा बैलाडीला ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़। ठीक, कोडरमा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका झारखंड में। और ये फेमस किस चीज़ के लिए? तो यह जो है अब्रक के लिए फेमस है। ठीक, इसको याद कर लेंगे। ठीक, ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चनों में, मिलान करने के लिए अधिक, जब उसको थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का जब पेपर बनाना रहता है तो ऐसे क्वेश्चनों को ज़्यादा प्रीफर करता है। तो लोहरदमा किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। कहाँ पे स्थित है लोहरदमा? तो वो झारखंड में है। बैलाडीला लौह-अयस्क के लिए फेमस है कहाँ पे? छत्तीसगढ़। तालचेर उड़ीसा में किसके लिए फेमस है? तो कोयला। कोडरमा झारखंड में पड़ता है, यह किसके लिए फेमस है? तो अब्रक के लिए फेमस है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है कानपुर, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो जो भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं सबको पता है, ठीक है ना, चाहे प्रयागराज दे दे,
नैनी दे दे, ठीक, या मिर्ज़ापुर दे दे। अगर अगर इन तीनों में अगर ये दिया जाए ऑप्शन, ठीक ना, तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये यामोत्तर रेखाएं गुजरती कहाँ से हैं, किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह यूपी से उतर गुजरती है, एमपी और नीचे छत्तीसगढ़, और फिर उड़ीसा भी है ना, उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। ये 5 जिलों से 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चनों में पूछ लेता है, ठीक है। क्या मतलब यामोत्तर मतलब 82.5 डिग्री यामोत्तर जो है मानक समय रेखा, वो किस जिल मतलब किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन चारों से होकर गुजरती है। अगर उसी में कहीं दे दिया जाए, झारखंड दे दिया जाए, तो लोगों को शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, महाराष्ट्र दे दें, ठीक। तो इन सब चीज़ों से ध्यान से देख लेना, 5 राज्य कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो ये तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो लड़का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया होगा उसको पता ना हो, ठीक, क्योंकि सबको पता है कि पहले आता है पूरा पाषाण काल, ठीक, अनंत काल से अब का जो काल है मतलब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद आता है कौन सा, मध्य पाषाण, जिसमें जो है आगों की खोज, पहिए की खोज। फिर नौ पाषाण आता है, ठीक ना, नौ पाषाण जिसमें कृषि, ठीक। तो सही कालानुक्रम कौन सा है ऐतिहासिक? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नगानंद नाटकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दोनों तो मौर्य वंश के शासक है, ठीक है ना, हर्षवर्धन, इसका ऑप्शन सही होगा, हर्षवर्धन होगा, ठीक ना। अच्छा, एक आता है हर्षचरित, हर्षचरित किसने लिखे है? तो हर्षचरित लिखे है किसने? बाणभट्ट ने, ये इसके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो हर्षवर्धन ने ही लिखा था क्या? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? 1236, 1238, 1240 या 1244? अच्छा, ये शासिका कब बनी थी? 1236 में। और ये भी पता है आप लोगों को कि पूरे मतलब दुनिया की पहली मुस्लिम शासिका जो है, पहली महिला शासिका जो है, मुस्लिम मुस्लिम महिला शासिका, ये कौन है? रजिया सुल्तान। ये उन 1236 में गद्दी पर बैठी और 1240 में क्या हुआ, इनकी हत्या कर दी गई, ठीक। हरियाणा में एक जंगल पड़ता है, उसी में इनकी हत्या कर दी गई। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी, ये 36 में शासक बनी और 1224 में इनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, इनका पिछली बार जो है यूपी पुलिस में इनका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रजिया सुल्तान का जो काल है कब से कब तक था, ठीक। तो ये भी याद रख लेना लोग कि 1236 से 1240। अच्छा, रजिया सुल्तान किस मतलब किस शासक मतलब किस वंश से थी? तो ये किससे थी? गुलाम वंश, गुलाम वंश। गुलाम वंश चला कब से कब तक था? तो 1200 चला था, 1210 से शायद चला था। कब तक चला था यार? 1290 तक चला था ना शायद, मुझे सही से याद नहीं पड़ा है, लेकिन ये इसका कालखंड यही शायद है, ये इसको पता नहीं है। अच्छा, ये और एक चीज़ और पूछ देता है, ठीक है ना। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया था? गुलाम वंश के बाद कौन सा आया था? खिलजी, खिलजी के बाद कौन सा आया था? तुगलक। और फिर उसके बाद कौन सा आया था? लोधी वंश तो सबसे लास्ट में आया था ना, लोधी। खिज वंश, खिज वंश, अरे खिज नहीं यार, सैयद वंश ना।
सैयद वंश। सबसे लास्ट में आया था लोधी वंश। अच्छा, सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है? तो यह इन्हीं का है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका है? तो तुगलक वंश का है। क्रम याद रखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ये मुझको इसका जो है सारा सब मतलब सही से पता नहीं है, लेकिन ये 1290 तक चला था। इसके बाद जो है 1290 से ये चला था 1320 तक खिलजी वंश। तुगलक वंश चला था 1320 से लेकर के 1414 तक यह चला था। और 1414 से लेकर के 1451 तक जो है ये कौन सा चला था? सैयद वंश। और 1451 से लेकर के 1526 तक चला था लोधी वंश। ठीक, तो जहाँ तक उम्मीद है मेरा, तो 1210 से ही शायद है, 1210 से ही लेकर के 1290 तक चला था इसका शासनकाल, या 1212 होगा, यही कुछ होगा मतलब। लेकिन ये इसके बाद से तो ये पूरा का पूरा सही है, ये इसमें नो डाउट, इसमें कोई गलत नहीं है। 1290 से लेकर के जो मैंने अब तक बताया 1526 तक का, ये सारा का सारा सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में यूरोपीय व्यापारी शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो सबको इसमें पता होगा कि सबसे पहले कौन सा आए थे? पुर्तगाली। ठीक, तो जिसमें जिसमें पुर्तगाली दिया हुआ है उसको छोड़ करके दोनों ऑप्शन को काट लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा आया था? डेनिश या डच? तो उसके बाद डच आए थे। तो हमारा यही से ऑप्शन जो है, ये ए वाला जो ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे। ठीक, फिर उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे ना। फिर उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेजों का तो सबको पता होगा 1600। डेनिश, फिर उसके बाद फ्रांसीसी, ये तो 1664 में आए थे। इनका दोनों का मुझको क्रम सही से याद नहीं है, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ये जो है तीन जो है चारों जो है ये क्या है? फेमस है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? भारत के अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार जान मथाई, बाबू जगजीवन राम, जोगनाथ मंडल और लियाकत अली। तो वित्त मंत्रालय का जो कार्यभार संभाला था वो किसने संभाला था? लियाकत अली। ठीक ना। अच्छा, जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे? विधि मंत्रालय। ठीक ना, जो यह बाद में किसको दिया गया था? ये विधि मंत्रालय, कानून मंत्रालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को। ठीक ना, बाबा साहब अम्बेडकर को दे दिया गया था। अच्छा, ये इनका दोनों कार्यकाल में क्या था? श्रम मंत्रालय। ठीक ना, इनको श्रम मंत्रालय दिया गया था, श्रम विभाग। अच्छा, जान मिथाई को क्या दिया गया था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय ना। और बाद में इनको क्या मिल गया था? रेल मंत्रालय। ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? लियाकत अली खान। और विभाजन के बाद ये 1947 के बाद तो ये चले ही गए। अच्छा, इनकी जगह पे कौन आया था? तो मुझे ज्ञात हो रहा है कि शायद सही से याद नहीं आ रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यायिक पूर्वानुलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? पूर्वानुलोकन ब्रिटेन के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, या यूएसए के संविधान से? यूएसएसआर से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक ना, मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है हमने? ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने? ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ लिया हमने? पूरा का पूरा संविधान तो है। एकल नागरिकता हो गया, ये कहाँ से? ब्रिटेन से।
ऑस्ट्रेलिया से, यूएसएसआर से देखो पूर्वावलोकन जो है, न्यायिक पूर्वावलोकन, जिसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू। ठीक, तो ये इसको हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है, ठीक है ना। यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल राइट्स लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, याद नहीं आ रहा अभी हाल फिलहाल में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से बहुत सी चीज़ों को लिया है। ऑप्शन में रहता तो याद आ जाता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए दिया है मौलिक कर्तव्य, बी राज्य भाग 6, भारत के मान्यवादी भाग 18, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो भारत का मान्यवादी इतने दूर तो होगा नहीं, ठीक है ना, यही जो है सम्मिलित नहीं है। बकिया जो है ये सम्मिलित है, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, राज्य की जो है भाग 6 में है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। इसी के तहत क्या आता है 315 यूपीएससी, ठीक है ना। यूपीएससी का जो है 315 से 323, 312 से स्टार्ट होता है ना, 312 से 323 यूपीएससी लोक सेवा आयोग के बारे में। अच्छा, इसी में भी दिया है आपका स्टेट पीसीएस के बारे में भी इसी में ही दिया है, ठीक। ये स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये 308 से स्टार्ट होकर 323 तक चलता है। भारत का महान न्यायवादी किस में दिया गया है, भारत का न्यायवादी, ये भाग 5 में, ठीक है ना। भाग किस में, भाग 5 में। आर्टिकल कौन सा है इसका, भारत के महान न्यायवादी का 76 है ना, आर्टिकल 76 भारत के महान न्यायवादी का। अच्छा, भाग 6 राज्य है, ठीक है ना। अच्छा, ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक इसमें निहित है, ठीक है ना। राज्य के बारे में पूरा दिया गया है, 152 से लेकर के 236। उसके पहले क्या है, तो 52 से लेकर के 151 तक इसमें क्या दिया है, संघ के बारे में, जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री जो होते हैं, ठीक, महान न्यायवादी, ये सब किस में है, ये सब इसी में है। मतलब भाग 6 का ही एक पार्ट है, ठीक, उसमें दिया हुआ है। नहीं, भाग 6 नहीं, भाग 5 में है, भाग 5 में है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य क्या है, 51A में, ठीक है ना। कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है शायद इस टाइम, ठीक। जब से वो मतलब हमारे मौलिक कर्तव्य कितना है, 11 है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, भारत का न्यायवादी, ठीक है ना। वो भाग 8 में नहीं, भाग 5 में, ठीक, जिसमें संघ की बात की गई है। भारत का न्यायवादी होता कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, सदन द्वारा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इस पे महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहीं से भी आ सकती है, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों में। अच्छा, इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 61 है, ठीक। और संसद के किसी भी सदन में, या राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में इसका जो है बिल लाया जा सकता है। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। इनमें निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। ए विधान परिषद, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें दो ऐसे चीज़ें जो मतलब दो ऐसे परिषद हैं जिसको जो है भंग नहीं किया जा सकता है। एक है विधान परिषद और एक राज्यसभा। इनमें क्या होता है कि प्रत्येक 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य क्या होते हैं, नॉमिनेट होते रहते हैं, ठीक, हटते हैं फिर उसके बाद आते हैं। अच्छा, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का आता है, तो वो 6 वर्ष का। अच्छा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका कार्यकाल कितना होता है 5 ईयर, 5 वर्ष का ही होता है, ये याद रखना, ठीक। और यह बनने की आयु कितनी होती है 30, और इसकी भी बनने की आयु कितनी होती है 30। तो इसमें एक चीज लिखा गया कि परंतु समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि विधान परिषद को हम क्या कर सकते हैं,
समाप्त कर सकते हैं। ठीक, अभी हाल फिलहाल में शायद मुझे याद आ रहा है तो कर्नाटका जो विधानसभा था, ठीक, कर्नाटका का या फिर तमिलनाडु, कर्नाटका का ही, ठीक, उसको समाप्त कर दिया गया। शायद कर्नाटका या आंध्र प्रदेश का जो है था, ठीक, उसको समाप्त कर दिया गया है। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब विधान परिषद है कहाँ कहाँ पर? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और जम्मू कश्मीर में भी है। अब जम्मू कश्मीर में था, अब है कि नहीं है अब उसका पता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग का तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष? ठीक, जो पहले हो जाए, या 5 वर्ष पहले हो जाए या तो उनकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग का आर्टिकल बताया था मैंने, ठीक ना, 312 से लेकर के 323 तक। हाल फिलहाल में 312 से लेकर 315 तक का जो है मेन होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है? खाद्य परिरक्षक नहीं है। ए दिया हुआ है विनेगर, बी सोडियम क्लोराइड, सी अम्लराज या डी सोडियम नाइट्रेट। इनका जो है यूज हम लोग क्या करते हैं, शायद जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्न जो अनाज होते हैं उनको प्रिजर्व करने या फिर उनको कुछ बनाने में इसका यूज करते हैं। बट जो है अम्लराज का जो है यूज नहीं करते हैं। अम्लराज अपने आप में इतना मतलब हार्ड होता है, ठीक, कि वो पता चले कि अनाज को उसमें प्रिजर्व करने के लिए रखें या फिर मतलब उसको कुछ भी करने के लिए रखें, ठीक, या अम्लराज को उसमें डालें भी खाने के लिए, तो अनाज ही गल कर ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अम्लराज क्या होता है, क्या सूत्र क्या होता है? 3:1 रेशियो में होता है। कौन सा HCl प्लस HNO3। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? अधातु विभिन्न रूपों में पाई जाती है। लिथियम, पोटेशियम, कार्बन, पारा विभिन्न रूपों में पाई जाती है, तो कौन सा है? कार्बन है। ठीक, यह एक ऐसी धातु है, यह विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे कार्बन है ना, यह किस में पाया जाता है? यह हीरा में, ग्रेफाइट, कोयला, चारकोल, कोक, ये सब क्या है? अधातु है, ठीक है ना, है। और ये कार्बन का ही एक रूप है। ठीक, हीरा जो है क्या है? कार्बन का एक सबसे ज़्यादा क्रिस्टल हार्ड रूप है, वह हीरा होता है कार्बन का। ठीक, तो अगर पूछ दे कभी भी कौन सा एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? कार्बन है, ठीक ना, वो जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का पूर्ण रूप है। एलईडी का पूर्ण रूप सबको पता होगा। एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। तो लाइट इमिटिंग डायोड कौन सा होगा इसमें? ये होगा ना, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट्स ये एक प्रकार का सूखा रोग होता है ना, सूखा रोग हड्डियों में। मरामस, ये क्या है? ये रिकेट्स का एक रूप होता है ना, हड्डियों में से होने वाली बीमारियां। अच्छा, इसमें है कौन सा? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी सबको पता है, क्या होता है? रतौंधी। अच्छा, विटामिन बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, तो डी से क्या होगा? रिकेट्स। ठीक, अच्छा, विटामिन डी हमको मिलता कहाँ से है? तो सूर्य की रोशनी से हमको क्या मिलता है? सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है ना। अगला क्वेश्चन, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? यह वाट किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है, ठीक है ना, शक्ति की। जूल,
यह कार्य किया है। अच्छा, वाट जो है शक्ति का है, ठीक ना। ऊर्जा का भी देखते हैं। यू न्यूटन, ये किसका है? फोर्स का है, बल का है ना। प्रकाश वर्ष, ये क्या है? दूरी की इकाई है, ठीक है। अच्छा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है? एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक। कभी कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकता है कि 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। यहाँ से क्या होता है? अच्छा, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कौन सा का प्रकाश वर्ष होगा, ठीक है ना। न्यूटन बल का यूनिट है, वाट जो है शक्ति का, और जूल जो है वह कार्य का, ठीक। तो यहीं पे हमारा सेशन समाप्त होता है, ठीक। हमने प्रत्येक सेशन में 38 क्वेश्चन किए हैं, ठीक। तो 38 क्वेश्चन पहला, 38 सेकेंड और 38 थर्ड, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 4 9, और ये कितना हो जाएगा? 11। 114 क्वेश्चनों का जो है हम लोगों ने क्या हुआ है, पूरा कर लिया है। हमें टोटल कितना करना है? 500 प्रश्नों की ये श्रृंखला, जो 3 दिनों में अगर 14 मतलब 114 दिन 14 हुआ है, तो उसी के हिसाब से और भी लगा लेते हैं। तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा हमारा ये क्लास? और अधिकतम से अधिकतम मेरे हिसाब से चलने चाहिए तो 4 3 12, लेकिन 10 क्लास, ठीक। तो इस महीने के लास्ट तक जाते जाते, ठीक, हम इसका जो है अधिकतम पार्ट पूरा कर चुके होंगे। इसका हम लोग अधिकतम पार्ट पूरा कर चुके होंगे, ठीक। अगले महीने में जो है मैं सोचूंगा कि कोई और सी भी मतलब बुक्स खरीद करके लाऊं, जिसके प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग से कराऊं, जो मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक। आशा करता हूं कि आप लोग को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक। यदि अगर इसमें कोई भी त्रुटि या गलती मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करें, ठीक। सुझाव दें, अपना राय दें, जिससे मैं उसको जो है बखूबी आगे जो है उस गलतियों को ना करूं और इस सेशन को और भी बेहतर बना सकूं। यदि आप लोग को ये सेशन मेरा अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाए, ठीक। ये हमारी जो क्लास है किसके लिए है? तो यूपी स्पेशल के लिए, मतलब यूपी पुलिस के लिए स्पेशल है, ठीक। तो यहीं से अपना क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।